एक अभी एक और चीज आ रहा है बीजेपी के अंदर में, अलग अलग सीटों में एक असंतोष का माहौल है पैराशूट लैंडिंग को लेकर। जैसे कि वैशाली नगर में एक समय में जगेश्वर साहू जी को लैंडिंग कराई गई थी, वैशाली लास्ट ईयर दुर्ग ग्रामीण में कराया, ग्रामीण है, तो बीजेपी पाटन है, पाटन हाँ, में मोतीलाल मोती साहू साहू जी को ला करके रायपुर से यहाँ लड़ा दिया गया था। तो अब कोई बड़ी गुंजाइश उसमें नहीं है। अब तो चुनाव के मूड में है, भूपेश बघेल भी चुनाव के मूड में आ गए। कल हमारे युवा संवाद का कार्यक्रम भी है, हाँ दुर्ग में भिलाई में जयंती स्टेडियम, भिलाई जयंती स्टेडियम में। कल कुछ बड़ा कार्ड खेल देंगे ताऊ। ये प्रथा कांग्रेस में ज्यादा है क्या? हाँ, कांग्रेस में, बीजेपी में कांग्रेस की टिकट के बारे में कहते हैं मौत, और कांग्रेस की टिकट का कोई ठिकाना नहीं कब आ जाए। बी फॉर्म आते तक कांग्रेस में दौड़ रहती है। जब तक बी फॉर्म किसी के नाम पे जमा ना हो तब तक वो प्रत्याशी। बी फॉर्म का तो सिस्टम अभी बदल गया है, नहीं तो बी फॉर्म को लेकर के बड़ा मारामारी होती है। जिन जगह पे भाजपा जीती है, जो कि कांग्रेस के लोग जीते हैं, उन सीटों पे वो जा करके डोर टू डोर कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस के कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को लोग बताएंगे। तो कांग्रेस गारंटी दे रही है। अभी कांग्रेस का स्वरूप क्या सिस्टम बनेगा, ये अभी कांग्रेस के सामने वेट करना पड़ेगा, नहीं आए हैं जी। लेकिन पूरी तरह वातावरण कांग्रेस और भाजपा के कारण और दूसरे दलों के कारण चुनाव का बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी पहले घोषणा पत्र जारी कर दे ताकि लोगों तक अपनी चीजें बता सके कि भाई हम ये करने जा रहे हैं? घोषणा पत्र तो मेरा ख्याल है नामांकन भरने के बाद ही, जैसे कांग्रेस ने लास्ट ईयर पहले ही बता दिया था कि हम ये करेंगे, ये करने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को उन्होंने पटकनी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। भूपेश बघेल तो अभी गए थे, उसके पहले छत्तीसगढ़ की जब बात होती थी तो शुक्ल बंधुओं का नाम राजनीति में बड़ा स्थापित नाम था। बीजेपी में अभी जो नेताओं में एक भय भी है, यशवंत, बीजेपी के नेताओं में, ये पता नहीं कि हमको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको कौन वहाँ मदद करेगा, है ना। छत्तीसगढ़ में कोई मदद करने वाला दिख नहीं रहा है। सावन की झड़ी लग गई है और सावन की पहली झड़ी होगी। मुझे लगता है कि 2 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, इससे पहले झड़ी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में चुनाव की भी जो रणभूमि है वहां पे भी झड़ी शुरू हो गई, यानी कि मौसम जो है बदल चुका है। छत्तीसगढ़ का चुनावी वाला मौसम हो चुका है। बीजेपी की ओर से भी तैयारी शुरू हो गई, कांग्रेस की ओर से भी तैयारी शुरू हो गई। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब प्रोसेस अब शुरू हो चुके हैं और आपको लग भी रहा होगा मैदान में, रणभूमि के मैदान में, कि अब जो है चुनाव आने वाला है। कुछ दिन बचे हैं, महीना बोलना सही नहीं रहेगा, हाँ दिन में गिनती करेंगे। अब 50-60 दिन बचे होंगे, 100 दिन समझ लीजिए, 100 दिन मिनिमम, ज्यादा 100 दिन और उससे कम। आलोक तिवारी जी हरिभूमि की ब्यूरो चीफ है, आज इसी विषय पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको और क्या क्या देखने को मिल सकता है, छत्तीसगढ़ में अभी क्या क्या चल रहा है। भैया तो शुरुआत कल के घटनाक्रम से। कल रमेश बैस जी का अभिषेक हुआ है, मतलब अभिनंदन हुआ है। कल उनका जन्मदिन था यशवंत। रमेश बैस छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा राजनेताओं में हैं जो काफ़ी सीनियर हैं और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। 1980 में पहली बार मंदिर हसौद से विधायक बने। 1980 से 84 तक वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे। 89 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस के प्रत्याशी केयूर भूषण जी को रायपुर लोकसभा हराया उन्होंने, और 11वीं से 16वीं लोकसभा तक लगातार 7 बार लोकसभा के मेंबर रहे। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को उन्होंने पटकनी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। भूपेश बघेल तो अभी गए थे, उसके पहले छत्तीसगढ़ की जब बात होती थी तो शुक्ल बंधुओं का नाम राजनीति में बड़ा स्थापित नाम था। उन लोगों को, दोनों भाइयों को, विद्याचरण जी को भी हराया और श्यामाचरण जी को भी हराया। अच्छा। उसके बाद जुगल किशोर साहू, धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा जी, है ना, और फिर बाद में 2009 को भूपेश बघेल जी से भी उनका मुकाबला हुआ था। सारा चुनाव शर्मा जी तो 14 में हारे, 2014 में जी, है ना। उससे पहले भूपेश बघेल जी को हरा चुके थे। तो रमेश बैस बेहद सरल हैं। रमेश बैस जी का कल 75वां जन्मदिन वहाँ मनाया गया। हमर सियान हमर अभिमान उसका टाइटल दिया गया था। नागरिक अभिनंदन के माध्यम सर्व समाज छत्तीसगढ़ का वहाँ इकट्ठा हुआ। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम था। अजीत जोगी जी की पार्टी के दोनों विधायक जी, धर्मजीत और प्रमोद शर्मा उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बीजेपी आने वाले ऐसी चर्चा भी थी उस समय। धर्मजीत तो जो लगातार संपर्क में हैं उनके, लोरमी पंडरिया से हैं, लोरमी से हैं जी, और लगातार छत्तीसगढ़ की फिजा बदल रही है। उस जन्मदिन का जो आयोजन था उसका राजनीतिक मायने बहुत निकाले जा रहे हैं जी। उसकी वजह सिर्फ ये है यशवंत की भारतीय जनता पार्टी में 2018 के बाद चेहरे का एक बड़ा संकट
भाजपा के साथ है। अभी तक स्पष्ट नहीं कि चेहरा कौन होगा। नहीं, चेहरा स्पष्ट नहीं है। दूसरा, रमेश बैस ओबीसी वर्ग से हैं और बड़े ओबीसी चेहरे हैं जी। कुर्मी समाज से हैं, जिस समाज से भूपेश बघेल आते हैं, और कुर्मी समाज और पिछड़े वर्ग को एक संदेश भी पार्टी देना चाह रही है कि हमारे पास भी एक बड़ा चेहरा है। उस लेवल का बड़ा चेहरा है। जो वो जो आप जो बोल रहे हो, मैं सोच रहा हूँ वही बोल रहे हो कि अभी मुख्यमंत्री वगैरह जो लाइन है, कुछ लोग कल बातें भी संभव कर है रहे हैं। 2003 में कल इस बात की बहुत चर्चा हुई कि रमेश बैस जी को क्या प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, देखिए, हालांकि अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वो। अभी देश की आर्थिक राजधानी है जी, महाराष्ट्र, उसके राज्यपाल हैं। जी। इसके पहले वो त्रिपुरा में रहे, फिर झारखंड रहे, हम्म, तो लगातार उनकी भूमिका बड़ी होती रही है। और महाराष्ट्र में रहने की वजह से जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम है, या सीधे पीएमओ को सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में घटनाक्रम भी उतना तेजी से बदलता रहा है, जी, तो उनकी अहमियत लगातार बढ़ी है पार्टी बड़ी में। है। और बड़े चेहरे के तौर पे वो पेश किए जा सकते हैं, इसकी संभावना भी है। अब आने ऐसा वाले हुआ है, राजनीति में ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है। बहुत सारा है। बहुत सारा। मोतीलाल, हमारे यहाँ मोतीलाल वोरा जी को यूपी के राज्यपाल बनाए थे। नहीं, यूपी के बाद में बनाए थे। जब अर्जुन सिंह जी को राज्यपाल बना करके वहाँ भेजा गया था पंजाब, तो मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री बने थे। जी। तो राज्यपाल लोगों का प्रयोग होता रहा है, पहले भी जी। कांग्रेस में भी होता रहा है और बीजेपी में भी होता रहा है। जी, उसके मायने बहुत सारे, राजनीतिक मायने बहुत हैं। जी, और आगे धीरे धीरे और छठी जाएगी। बीजेपी में अभी जो नेताओं में एक भय भी है यशवंत, बीजेपी के नेताओं में, ये पता नहीं कि हमको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमको कौन वहाँ मदद करेगा, है ना। छत्तीसगढ़ में कोई मदद करने वाला दिख नहीं रहा है। तो उस लिहाज से एक मददगार के तौर पे भी, एक गार्जियन के तौर पे भी नेता जो है रमेश बैस जी से जुड़ना चाहते हैं, और जुड़े हुए लोग भी जुड़ना चाहते हैं, इसलिए एक कार्यक्रम बड़ा आयोजित किया गया। बहुत अच्छी भीड़ भाड़ थी और बड़ी भीड़ थी, 10-15 हजार लोग भी पहुंचे थे, प्रदेश भर से लोग हुए थे जी। तो रमेश बैस जी की अहमियत लगातार बढ़ रही है जी। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, मुझे लगता है कि बड़े कारक बनेंगे वो छत्तीसगढ़ में। कल कांग्रेस की एक कमेटी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी। ये कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, शायद मुझे लगता है कि यही कमेटी तय करती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। अजय मकान जी हैं, दिल्ली के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जी। और कांग्रेस के गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। राजस्थान के भी प्रभारी रहे, हरियाणा के भी रहे, और अभी उनको कमेटी का मेंबर बनाया गया है। ये कमेटी का जो अंतिम नाम जो होता है विधानसभा में प्रत्याशियों का, उनका अंतिम नाम ये कमेटी तय करके एआईसीसी को भेजती है। कांग्रेस का सिस्टम है। अभी कांग्रेस स्क्रीनिंग करके एकदम पैनल बना के, पैनल नहीं, सीधे सिंगल नाम तय करके ये भेजती है। जो प्रदेश की चुनाव समिति होगी वो पैनल बनाएगी, और वो पैनल जो है स्क्रीनिंग कमेटी को जाएगा, वहाँ फाइनल होगा नाम। पैनल से नाम छाटे जाएंगे। हाँ, पैनल से नाम तय करके स्क्रीनिंग कमेटी आगे फाइनल के लिए उनको भेजती है। ये कांग्रेस का सिस्टम रहा है। कांग्रेस अभी लोकसभा वार पर्यवेक्षक भी बनाई है। वो पर्यवेक्षक विधानसभा, अलग अलग सांसद विधायकों है ना जी, वो जा करके जमीन पे विधानसभा क्षेत्रों में, ब्लॉकों में प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी करेंगे। दुर्ग लोकसभा के 9 विधानसभा सीट है। हाँ, वो जो परीक्षक है वो पैनल बना करके फिर आगे भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे। एक और घटनाक्रम, विजय बघेल जी एक शुरू कर दिए घोषणा पत्र के लिए काम उन्होंने, कि भाई घोषणा पत्र में क्या क्या होने चाहिए बीजेपी के घोषणा पत्र में। सांसद विजय बघेल जब से घोषणा समिति के संयोजक बने हैं, लगातार विभिन्न संगठन, समाज के लोग उनसे मिल रहे हैं। रोज प्रेस नोट भी और टोल नंबर भी जारी किए हैं कि कोई सुझाव हो तो उस नंबर पर भी आप मेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो एक अच्छा घोषणा पत्र बनाने का उनका प्रयास है, लेकिन ताकि लोगों को लुभाया जा सके, मतदाताओं को अपनी ओर। एक चैलेंज तो होगा कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। बड़ा काम है यशवंत, जैसे कि लास्ट ईयर कांग्रेस ने किया था, तो कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये अपने आप में 2 टैगलाइन। शराबबंदी भी था। तो बीजेपी उसका तोड़ क्या निकालेगी? वही विचार करने के लिए समिति बनी है जी, और समिति सभी वर्ग से बात करने के बाद वो तय करेगी। विजय बघेल के लिए बड़ा काम मिला है और विजय बघेल उसको बड़ी शिद्दत के साथ कर भी रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, तो बहुत जल्दी उसका स्वरूप कुछ न कुछ सामने आएगा। मतलब तस्वीर साफ हो जाएगी। मतदाताओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें, लुभाया जाए, ये काम विजय बघेल। क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी पहले घोषणा पत्र जारी कर दे ताकि लोगों तक अपनी चीजें बता सके कि भाई हम ये करने जा रहे हैं? घोषणा पत्र तो मेरा ख्याल है नामांकन भरने के बाद ही, जैसे कांग्रेस ने लास्ट ईयर पहले बता दिया था कि हम ये करेंगे, ये करने वाले हैं,
भले औपचारिक रूप से बात हो वो जाएगी अभी उसको क्या बोलते हैं, गारंटी, जी, गारंटी देगी बात। कांग्रेस गारंटी दे रही है अभी कि हाँ, हम ये जैसे बोल रहे यहाँ हैं है कि करेंगे। 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में कर्जा माफ किए, तो कांग्रेस गारंटी दे रही है। गारंटी दे रही है, अभी कांग्रेस का स्वरूप क्या सिस्टम बनेगा ये अभी कांग्रेस का सामने वेट करना पड़ेगा नहीं आया है। जी। लेकिन पूरी तरह वातावरण कांग्रेस और भाजपा के कारण और दूसरे दलों के कारण चुनाव का बन चुका है। कल रायपुर दक्षिण से सीएम भूपेश बघेल ने एक यात्रा शुरू की है, वो यात्रा के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि हाँ, वो एक्चुअल में पिछले चुनाव में 90 में 68 कांग्रेस जीती थी, 15 सीटों पे बीजेपी जीती थी और 7 सीट जोगी जी के खाते में गई थी। तो जिन सीटों पे कांग्रेस को हार मिली, कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उसको लेकर के कांग्रेस में विचार मंथन हुआ है। तो डोर टू डोर जाने का कार्यक्रम कांग्रेस का बना है। रायपुर दक्षिण ब्रिजमोहन जी की सीट, ब्रिजमोहन जी अजय हैं जी उस सीट से, उस अभियान का श्री गणेश खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। जी। ये सभी विधानसभा में जाएंगे, सभी मतलब जिन जगहों पे जैसे हमारे वैशाली नगर विधानसभा एक सीट हाँ है, कांग्रेस हारी थी, रायपुर राजनांदगांव में हारी थी, जी जिन जगह पे भाजपा जीती है, जीती है, जो कि कांग्रेस के लोग जीते हैं, उन सीटों पे वो जा करके डोर टू डोर कांग्रेस की मजबूत नीतियों, करने की। कांग्रेस के कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को लोग बताएंगे। जी। अभी शुरुआत तो हो गई होगी दिल्ली दौड़ और प्रत्याशी चयन को लेके कवायद जो होती है, दिल्ली दौड़ तो दोनों पार्टियों में चालू चलती है यशवंत जी, और दिल्ली में वो प्रदेश प्रभारियों से मिलते हैं, जो संगठन के जिम्मेदार लोगों से हैं, उनसे मेल मुलाकात कर दावेदार अपनी बात, अपना पक्ष रखते हैं। एक और बड़ा सवाल है कि दिल्ली जाते नेता वो अपने टीम टाम तो लेके जाते नहीं, सब एक दो जन जाते हैं, वहां जाके करते क्या, मतलब निजी सिर्फ संपर्क, नेताओं से मिलना? हाँ, निजी संपर्कों के माध्यम से वो बड़े नेताओं से अपनी बात रखते हैं, अपनी दावेदारी रखते हैं, अपनी जीत का आधार समझाने का कोशिश लोकल नेताओं की वहां जाकर रहती ये है। प्रथा कांग्रेस में ज्यादा है क्या? हाँ, कांग्रेस में बीजेपी में कांग्रेस प्रोटोकॉल की है, टिकट के बारे में कहते हैं मौत और कांग्रेस की टिकट का कब आ कोई जाए? ठिकाना नहीं, कब आ जाए। बी फॉर्म बी फार्म आते तक कांग्रेस में दौड़ रहती है। जब तक बी फॉर्म किसी के नाम पे जमा ना हो तब तक वो प्रत्याशी। बी फार्म का तो सिस्टम अभी बदल गया है, नहीं तो बी फार्म को लेकर के बड़ा मारामारी होती थी। कभी बात करेंगे उस हाँ, बी फॉर्म के एपिसोड पे। जी जी। अभी एक और चीज आ रहा है बीजेपी के अंदर में, अलग अलग सीटों में एक असंतोष का माहौल है पैराशूट लैंडिंग को लेकर, जैसे कि वैशाली नगर में एक समय में जगेश्वर साहू जी को लैंडिंग कराई गई थी, वैशाली लास्ट ईयर ध्रुव ग्रामीण में कराया, ग्रामीण है, तो बीजेपी पाटन है, पाटन हाँ, में मोतीलाल मोती साहू साहू जी को ला करके रायपुर से यहाँ लड़ा दिया गया था। जी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के क्या पिछले टाइम ये सुन मैं बताऊं कि मंडल स्तर पे वोटिंग कराई गई थी, कौन सा उम्मीदवार होगा। अच्छा, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था इसका कि जिनका नाम जिनको ज्यादा वोट मिलेगा कार्यकर्ताओं की तरफ से वही उम्मीदवार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कहीं भी। वो स्कीम भाजपा की फेल हुई और भाजपा को कहीं ना कहीं उस वोटिंग व्यवस्था की वजह से भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रत्याशी कार्यकर्ता कोई और चाह रहे हैं, आप दे कुछ और रहे हो, तो इसका नुकसान हुआ था। तो अभी जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के असंतोष अभी से दिख रहा है कि पैराशूट लैंडिंग किसी भी विधानसभा में होगी, खास करके दुर्ग ग्रामीण में डर रहे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता डरे हुए हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं और बाहर से प्रत्याशी आ जाता है, उसके प्रचार में भी घूमना पड़ता है, तो ये चीजें हैं वहाँ पे डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग ग्रामीण के लोग बोल भी रहे हैं इसको कि भैया हमारे यहाँ स्थानीय हो जाए, कोई लोकल ग्रामीण रहने वाला हो जाए, ग्रामीण विधानसभा का कैंडिडेट मांग रहे हैं लोग, तो सभी जगह का वो डिमांड है। जी जी। और उस डिमांड को नजरअंदाज करने से पार्टी को नुकसान भी होगा। कल रायपुर में ओम प्रकाश देवांगन जो बीरगांव के मेयर रहे बीजेपी कांग्रेस के, जोगी जो कांग्रेस गए, उसके बाद कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। देखिए ओम तो अभी क्या आना जाना दौर शुरू हो जाएगा। ओम प्रकाश देवांगन जो पहले जोगी जी के साथ रहे, जोगी कांग्रेस से वो पिछला विधानसभा भी वहां से लड़े हैं, तो ये दौर अब शुरू हो चुका है, आना जाना लगा रहेगा। और मेरा ख्याल है आने जाने से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं। कोई बहुत मास लीडर हो या समाज में कोई जिसका कोई बड़ा योगदान हो, अगर वो किसी दल को ज्वाइन करता है तो उसका लाभ उसको मिलता है। बाकी नेताओं के आने जाने से कोई मतदाता अब बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता हो, ऐसा मुझे नेता ही प्रभावित होते हैं, केवल नेता ही प्रभावित होते हैं। बीजेपी और दल खुश होती है कि हमारे पास ये नेता आ गया है, उसके आने से समाज में कोई बड़ा असर पड़ता मुझे नहीं दिखता है। एक और चर्चा हो रही है, अमित शाह की बात हम करेंगे, लगातार कर ही रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेके बातें कर रहे हैं लोग कि अब जो है स्टेट मंत्रिमंडल में, यानी कि भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकते हैं क्या आंशिक? अब गुंजाइश अब नहीं दिखती, कम है। कल बातें हो रही थी, नहीं जो होना था हो चुका है उसमें।
अब कोई बड़ी गुंजाइश उसमें नहीं है। अब तो चुनाव के मूड में है, भूपेश बघेल भी चुनाव के मूड में आ गए। कल हमारे युवा संवाद का कार्यक्रम भी है हाँ, दुर्ग में, भिलाई में, जयंती स्टेडियम में। भिलाई जयंती स्टेडियम में। कल कुछ बड़ा कार्ड खेल देंगे दाऊ। हाँ, यूथ को लेकर के कोई उम्मीद लगाई जा रही है। यूथ का शहर है, यूथ को लेकर के कोई संभावना दिख रही है। चलो कल का कवरेज हम कल करके दिखाएंगे, कल बताएंगे कि कल भेंट मुलाकात में क्या कुछ हुआ, और आगे भी राजनीतिक जो घटनाक्रम, जो तत्कालिक घटनाक्रम है जो आज कल हुए हैं, उस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आलोक जी का धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत सारा कंटेंट हमें दिया। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। और कोई विषय राजनीति के लेकर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस पर हम आने वाले दिनों में बात कर सके। जय हिंद, जय जवाहर।